आप सभी कक्षा 7 के सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7 भाषा वार्षिक 8 गेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका वर्ष 2024-25। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 1 से लेके आपके भाषा भारती का अध्याय 1 से लेके 13 तक के सभी उत्तर। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो इस वीडियो में जल्दी आंसर बताएंगे। अगर आपको डिटेल में आंसर जानने हैं तो हमारे हर पार्ट की अलग वीडियो डली है, वो वीडियोस भी आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे अध्याय 1 से। पार्ट 1 मेरी भावना। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम। दूसरे सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलंकार। तीसरे सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या। उसके बाद चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साम्य भाव। पांचवें सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गया। तो देखिए इस प्रकार से आप जो सही विकल्प हैं उनके उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है रिक्त स्थान। तो पहले रिक्त स्थान में आप लिख देंगे, यहाँ पे आपको इनसे आंसर जो है चुन के लिखना, ऊपर दिए गए हैं। तो पहले रिक्त स्थान में आप लिखेंगे प्रश्न 6 में साम्या। दूसरे में लिखेंगे, 7वें में लिखेंगे न्याय मार्ग। 8वें में लिखेंगे करुणा। 9वें में लिखेंगे अनुप्रास और 10वें में लिखेंगे भविष्य काल। तो देखिए ये आपके यहाँ पे पूरे रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद है काल किसे कहते हैं, तो किसी भी क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न 12वें का देखिए, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। अलंकार वाले वर्ण जो है छांट कर लिखिए, तो आपको उत्तर में लिख देना है पा, का, रा और आदि। ठीक है, पा, का, रा आदि ये वर्ण है। फिर प्रश्न 13वां, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है, तो उत्तर में देखेंगे मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन के आने व जाने से है। मेरी भावना में कविता के कवि किससे दूर होना चाहता है, तो कवि जो है अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, धन दौलत, मोह, लाभ आदि से दूर होना चाहता है। तो ये पूरा उत्तर आप लिख देंगे। वीडियो को पॉज करें और आंसर लिखें आराम से। 15वां देखिए, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए, तो उत्तर अप्रिय व कठोर शब्द सुनने से अच्छे नहीं लगते। इन शब्दों से समाज, घर, परिवार में सुख शांति नहीं रहती, इसलिए अप्रिय व कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए। 16वां मैत्री भाव जगत में मेरा सबसे नित्य रहा करे। उत्तर में लिखेंगे 16वें का उत्तर उक्त पंक्ति का भावार्थ है कि संसार के सभी जीव जंतु एवं पापों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो। 17वां देखिए, मेरी भावना कविता में आए किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे, तो हम अपनाएंगे दया, प्रेम, करुणा, न्याय, परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को। 18वां, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। किसी व्यक्ति के सरल, मित्र, व्रत, भलाई वाले व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला व्यक्ति है। 19वां, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, तो न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें क्रोध, ईर्ष्या यानी कि जलन, बैर भाव, लालच, अहंकार, कटु वचन, मोह, घमंड, गुस्सा, दुर्जन, क्रूर आदि बातों से दूर रहना चाहिए। 20वां देखिए, सत्य परोपकार की संबंधित पुस्तकालय में मैंने पढ़ी एक कहानी बताना। तो देखिए आप ये वाली कहानी लिख देंगे। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का व्यक्ति अपनी ईमानदारी और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसके गांव के रास्ते पर एक पोटली मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। अर्जुन ने सोचा कि यह किसी का खोया हुआ धन है। अर्जुन ने गांव में घोषणा की कि जिसने भी सोने की पोटली खोई है वह आकर उसे ले जाए। कुछ समय बाद एक गरीब किसान अर्जुन के पास आया और बताया कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था और गलती से पोटली खो बैठा। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पोटली किसान को लौटा दी। किसान ने खुशी खुशी अर्जुन को धन्यवाद दिया और इनाम देना चाहे, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन की सच्चाई और परोपकार की भावना ने गांव वालों को बहुत प्रेरित किया। उसकी कहानी सबके लिए मिसाल बन गई। अध्याय 2 यानी कि पार्ट 2 है दादी की घड़ी। पहले सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निपात। दूसरे सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादी ने। तीसरे सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उद्यान भोज। चौथे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तक। पांचवें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आश्चर्य। तो इस प्रकार सही विकल्प पूरे हो जाते हैं। फिर रिक्त स्थान, तो पहले रिक्त स्थान यानी कि 6वें रिक्त स्थान का उत्तर हो जाएगा सांची। 7वें का हो जाएगा छोटा। 8वें का हो जाएगा तकिया राम। 9वें का अंग्रेजी और 10वें का कहानी। उसके बाद आंगन पड़ी मैं खटिया पर जा चुपचाप बैठा वाक्य को सही पद क्रम में लिखिए। तो आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। 12वां प्रश्न है दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी, तो उत्तर दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी जिसे वह सिरहाने रखकर सोना चाहता था।
13वां, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? तो दीपू के दोस्त उससे इसलिए करते थे क्योंकि वह पूरे घर में सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। ही और भी ने 5 शब्द का प्रयोग करके 2-2 वाक्य बनाना। तो देखिए ये वाक्य बनाए गए हैं। घर में एक ही अलार्म था, ठीक है। और राम ने आते ही जोरदार ऐलान किया। भी, दीपू अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है और अच्छी पढ़ाई से कामयाबी भी होती है। दम साधना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो उसका अर्थ हो जाएगा चुप रह जाना। और उत्तर वाक्य प्रयोग, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया की डांट खाने के बाद जो दीपू है वह दम साध गया। घड़ी कैसे टूट गई? तो सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी को जोर से किक मार दी, जिससे घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। 17वां, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने क्यों मना किया? तो उत्तर लिखेंगे, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने इसलिए मना किया दिया क्योंकि दीदी को सुबह देर से उठना था एवं मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। 18वां, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? उत्तर में लिखेंगे, यदि हमें किसी दर्शनीय स्थल ट्रिप पर जाना हो तो हम अपनी सभी जरूरत की आवश्यक सामग्री रखेंगे, जैसे कपड़े, भोजन की सामग्री, दवाई, ब्रश, पेस्ट आदि। 19वां, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? तो अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपने दोस्तों के साथ सांची की ट्रिप पर नहीं जा पाता और घर में ही सोया रह जाता। दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज अलार्म के बिना कैसे उठ जाती थी? उत्तर लिखेंगे, दादी की घड़ी कहानी में दादी बिना अलार्म के इसलिए उठ जाती थी क्योंकि दादी सुबह उठने के लिए रात को सोते समय अपनी सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय वह प्रातः उनकी आंख स्वयं ही खुल गई। 20वां, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी? तो ये हमने इसका उत्तर यहाँ पे देख लिया, ठीक है। पार्ट 3 देखिए, मेरी वसीयत। सही विकल्प देखते हैं। पहले सही विकल्प का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम भावना। दूसरे सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी किन्ना। तीसरे सही विकल्प का हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बगंगा। चौथे सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाह संस्कार। पांचवे का उत्तर हो जाएगा बी, पौराणिक। उसके बाद रिक्त स्थान, छठवें रिक्त स्थान में आएगा अस्थियां। सातवें में आएगा हिमालय। आठवें में आएगा मुस्कुराती व उछलती। 9वें में आएगा जवाहरलाल नेहरू और 10वें में आएगा अधिकार। तो इस प्रकार आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है? तो उत्तर लिखेंगे, मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 12वां, कामयाबी में ना उपसर्ग जुड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। ना उपसर्ग लगा के कोई वाक्य बनाना है। तो देखिए, ना समझ, ना काबिल और ना मुमकिन, ये आपको उत्तर लिख लेना है। वीडियो को पॉज करके आराम से उत्तर लिखिए। 13वां, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा, प्रेम इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। 14वां, फक्र और दरख्वास्त का हिंदी स्वरूप बताते हुए वाक्य में प्रयोग। तो फक्र मतलब गर्व होना, मुझे अपने देश पर फक्र है। दरख्वास्त यानी कि प्रार्थना करना, मैं पिकनिक पर जाने के लिए घर में दरख्वास्त करूंगा। 15वां, नेहरू जी अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? उत्तर, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों का कुछ भाग एक मुट्ठी इलाहाबाद में गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुंचे जिससे देश घिरा हुआ है। वह शेष भाग खेतों पर डालने को कहा, जिससे वह भारत की मिट्टी में मिल जाए, वह देश का अंग बन जाए। 16वां, ना और नहीं का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाकर लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, वह ना तो पढ़ाई करता है और ना ही खेलता है। नहीं में लिखेंगे, मुझे आज सैर करने नहीं जाना है। प्रश्न 17वां, अपने जिले में आसपास की किसी भी नदियों पर 3 वाक्य। तो नर्मदा नदी पे लिखेंगे, पहला, यह नदी अमरकंटक से निकलती है। हिरन नदी इसकी सहायक नदी है और यह भारत की 5वीं बड़ी नदी है। 18वां क्वेश्चन देखिए, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी है भारत की जाति स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, उसके भय और उसके विजय गान, उसकी विजय और पराजय, सदा बदलती सदा बहती फिर भी वही गंगा की गंगा। चलिए वो देखते हैं देवगुप्ती प्रश्न 19वां, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक मेरी वसीयत में उन्होंने भारत को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों की बजाय वैज्ञानिक सोच, तकनीकी को प्राथमिकता दी। नेहरू जी ने स्वतंत्र राष्ट्र संग्राम के बाद एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आधुनिक उद्योगों, विज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उनका दृष्टिकोण था कि पुरानी प्रथाओं की जगह नए विचार और तकनीकों को अपनाकर ही भारत में विश्व मंच स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो आप यहाँ पे महात्मा गांधी का चित्र चिपका देंगे और उनके बारे में 5 वाक्य, ये साढ़े 5 वाक्य लिख देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई का पटेल का यहाँ पे आप चित्र चिपकाएंगे, उनके बारे में 5 वाक्य, ये 5 वाक्य लिख देंगे। देखते हैं अगला अध्याय पार्ट 4, 2 कविताएं।
पहला है धिन धिन दा धमक धमक, पंक्ति में अलंकार है, तो पहले सही विकल्प का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास। दूसरे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कदम्ब को। तीसरे का उत्तर जाएगा विकल्प ए यानी कि बादल गरजे। चौथे का उत्तर जाएगा सी गेंद से। पांचवे का उत्तर जाएगा विकल्प डी यानी कि अभिनंदन। फिर है रिक्त स्थान, तो देखिए छठवें में आएगा वर्षा, सातवें में आएगा ग्रीष्म, आठवें में आएगा दहाड़ किसान, नौवें में आएगा चिंगार और 10वें में आएगा ललचाई। उसके बाद दादुर का कंठकुला से क्या आशा है? उत्तर दादुर का कंठकुला से कवि का आशा है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेंढक टरकी कर गाने लगी। 12वां मेघ बजे में किस ऋतु का वर्णन है? तो उत्तर में लिखेंगे वर्षा ऋतु का। फिर 13वां, तो इनके मेघ बजे और फूले कदम की कविताओं के रचयिता, तो मेघ बजे हैं नागार्जुन और फूले कदम भी नागार्जुन। दामिनी शब्द का पर्यायवाची लिख के वाक्य में प्रयोग, तो दामिनी शब्द का पर्यायवाची है बिजली, पानी से बिजली बनाई जाती है। 15वां, दो कविताएं पाठ से समान तुक वाले यहाँ पे शब्दों का लिखना है, तो देखिए समान तुक वाले समान ध्वनि वाले बोल सकते चमक धमक, धमक दमक, खुला धुला, हरिचंदन अभिनंदन, बीता रीता दमक वाक्य का प्रयोग करेंगे। आसमान में बिजली दमक रही है। 16वां देखिए पंख बना हरिचंदन, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कवि कहता है कि बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह हरिचंदन के समान है, क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने की तैयारी कर रहा है। 17वां बादल का कोप नहीं रीता, इसका आशय, तो उत्तर में देखिए आप पूरा उत्तर लिख देंगे। लगातार जो बादल हैं वह लगातार बरस रहे हैं और बहुत समय से बरस रहे हैं, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही। 18वां देखिए 30 ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं अपने शब्दों में लिखिए, तो आप उसका उत्तर ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा उत्तर लिख देंगे। उसके बाद 19वां मेघ बजे कविता में कवि वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन करता है, तो 19वें के उत्तर में आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उत्तर जो है वो लिख देंगे, आप देख लीजिए। उसके बाद 20वां वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, तो देखिए आप अपने शब्दों में भी खुद कर सकते हैं या फिर यहाँ पे पूरा उत्तर दिया गया है, आप इस प्रकार से इसका पूरा उत्तर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, पाठ 5 देखते हैं मध्य प्रदेश का वैभव। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न पहले का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंडला। प्रश्न दूसरे का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोद। तीसरे का हो जाएगा बी चित्रकूट में। चौथे विकल्प का उत्तर हो जाएगा सही विकल्प का सी मालवा की रात। पांचवे का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी घूमने आते हैं। उसके बाद सही रिक्त स्थान छठवें में आएगा बौद्ध धर्म, सातवें में पन्ना, आठवें में महाराजा छत्रसाल, नौवें में 2028 और 10वें में आ जाएगा अधिकतम। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी किसे कहा गया है, तो मोक्षदायिनी नर्मदा नदी को कहा गया है। 12वें का उत्तर देखिए लोकगीत और लोक नाट्य पहचाना है, तो लोकगीत है दादरा भजन और ठुमरी, लोक नाट्य है माच ढोला माँ स्वांग। यहाँ पे देखिए 13वें प्रश्न में आपको यहाँ पे देखिए उत्तर देखिए क्रिया शब्द है खेलता पढ़ता और वाक्य है सोहन खेलता है। प्रश्न 14वां उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तर हो जाएगा अवंतिका नाम। उसके बाद 15वां निम्नलिखित व्यक्तियों के योगदान लिखना है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, पंडित कामता प्रसाद गुरु व्याकरणाचार्य, पद्माकर प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हैं। मालवा और निर्माण के क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन से हैं, तो मालवा क्षेत्र में है धार नगरी, बाग की गुफाएं, मांडवगढ़। निर्माण क्षेत्र में 52 गजा, राजबाड़ा, कांच मंदिर और झाबुआ। फिर है यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान का भ्रमण करेंगे, तो यदि मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो हम उज्जैन जाना चाहेंगे, कारण यहाँ स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग, सांदीपनी आश्रम व कुंभ मेला। 18वां ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो उत्तर आपको देखिए स्क्रीन पे दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से उत्तर लिख लीजिए ग्वालियर की 3 विशेषताएं। उसके बाद 19वां साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए, तो ये है आपका साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का योगदान, आप पूरा उत्तर आराम से लिख लीजिए। फिर 20वां है मध्य प्रदेश को कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश के गान में सम्मिलित है, तो ये विशेषताएं पहला प्राकृतिक सौंदर्य, दूसरा सांस्कृतिक धरोहर, तीसरा ऐतिहासिक स्थल, चौथा साहित्य और कला, पांचवा संगीत और नृत्य, छठवां विविधता और एकता। तो ये सारी जो है आपको पॉइंट यहाँ पे अपने उत्तर में लिख देना है। प्रश्न पाठ 6 है राखी का मूल। पहले सही विकल्प का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सहायता मांगना। दूसरे का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवि। तीसरे का हो जाएगा तातार खां यानी कि ऑप्शन नंबर ए हुमायूं का मित्र। चौथे सही विकल्प का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह। पांचवे का उत्तर जाएगा राजा रानी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद रिक्त स्थान, पहले रिक्त स्थान में आएगा राजमहल, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा महाराणा सांगा, तीसरे में आएगा राखी, चौथे में आएगा नयापन, पांचवे में आएगा छत्राणियम। फिर है 11वां हिंदू बेग कौन था, तो हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। क्रिया शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से
किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहेंगे। राम खेलता है। उदाहरण में 13वां, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं। रेखांकित का मुहावरा बनाना, मुहावरे का अर्थ लिखना है तो प्राण न्यौछावर करना मतलब प्राण त्याग देना। 14वें के उत्तर में आ जाएगा वायु, वाक्य में जहाँ पनाह हुमायूं है। 15वां, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होती तो क्या करते? तो रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह हम होती तो हम भी रानी को अपनी बहन मानते व उसके राज्य की रक्षा करते। 16वां देखिए, अच्छा बुरा ऊंच नीच इन शब्दों में के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो अच्छा बुरा इनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 17वां, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन छांटना, तो एक वचन है स्तूप, कथा, महल, भालू, कबूतर। बहुवचन है गुफाएं, पहाड़ियां, मंचों, नवरत्नों और जंतुओं। रानी ने बाघ सिंह को राखी की क्या क्या विशेषता बताई? 18वां, तो उत्तर में लिखेंगे राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। दूसरा, राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। तीसरा, इससे कोई बैर विरोधी याद नहीं रखता। 19वां, राखी का मूल पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए, तो आप लिख देंगे सभी धर्मों के ऊपर मानव धर्म होता है। यदि कोई शत्रुता भूलकर मित्रता का हाथ बढ़ाए तो उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। प्रश्न 20वां, राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। तो ये हैं वो 8 से 10 पंक्तियां, तो आप ये आराम से लिखिए वीडियो को पॉज करके। अगला अध्याय देखेंगे। अध्याय 7 है नीति के दोहे। पहला सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हंस के। दूसरा का उत्तर जाएगा अग्नि। तीसरे का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहीम। चौथे सही विकल्प का उत्तर ऑप्शन नंबर बी परिश्रम की। 5वें का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी ढेलेदार। 6वें रिक्त स्थान में आएगा बबूल। 7वें में आएगा बीज। 8वें में आएगा चुप। 9वें में आएगा छंद और 10वें में आएगा वर्षा। उसके बाद 11वां उत्तर में देखिए रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। 12वां, तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है? तो उत्तर जाएगा खेत के समान। फिर है ये जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गही पाए परिहर बारी बेकार। इस दोहे का भावार्थ लिखना है। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा रचित इस संसार गुण और दोष समान रूप से व्याप्त हैं। यहाँ जड़ और चेतन जीव गुणों और दोषों दोनों से युक्त हैं, परंतु सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर दूध रूपी गुण को ग्रहण करते हैं। प्रश्न 14वां, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ कटने पर सुगंध नहीं छोड़ता? तो उत्तर जाएगा चंदन का पेड़। उसके बाद है 15वां, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो देखिए आप उत्तर देख सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके लिखिए। 16वां देखिए करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। छंद का नाम लिखना है तो मात्रिक छंद। रहीम के जड़ सींचने पर बल क्यों दिया है? तो उत्तर देख लिए रहीम कहते हैं कि वृक्ष मात्र एक स्थान जड़ को ही सींचने से पूरा पेड़ फलता फूलता है। 18वां देखिए अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि संबंधित 3 कहावतें लिखिए। तो देखिए ये है उत्तर। 19वां, कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी है? पाठ के आधार पर लिखिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी 4 सीखें हैं, आप चारों को लिख देंगे। फिर 20वां, बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, संबंध में अपना अनुभव लिखिए। तो उत्तर देखिए आपको ये उत्तर पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक लिख देना है।